अरुण जी अपने को अनम्यूट करिएगा, मैं आपके पास आऊंगा। दरअसल अभी सारी बात हो रही थी, एक कमेंट भी मैं देख रहा था कि मायावती के जरिए भारतीय जनता पार्टी इन चुनाव में कुछ उलटफेर करने की तैयारी में है। क्या ऐसा लग रहा है आपको जी कि मायावती का कुछ असर बचा भी हुआ है जो वोट में वो इधर से उधर कर सके जी? नहीं, मायावती का असर थोड़ा बहुत जो है अभी उन्होंने गेन किया है। ये जो श्रेणी बनाने और क्रीमी लेयर के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है अनुसूचित जाति से संबंधित, तो उसमें वो बोली हैं और उससे एक तरह से उनका एजेंडा लोगों ने एक्सेप्ट किया है और उनकी एक रिकॉग्निशन फिर से बनती हुई दिख रही है। लेकिन उस पर तो सभी दल क्रीमी लेयर का विरोध कर रहे हैं और जो कैटेगराइजेशन का मामला है वो भी जो है वो सीधे सीधे खड़गे जी ने, सब लोगों ने कह दिया कि हम इसके पक्ष में नहीं है। तो अब मामला खाली बहन जी के साथ ही जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। रही बात जो है वो बहन जी, मतलब एकदम से मैं बहन जी को खारिज नहीं करता, लेकिन बहन जी ने लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में जो अपनी भद करा ली है और उसके बाद दलित आइडेंटिटी का जो सवाल है वो अब बहन जी के बियॉन्ड इमर्ज करेगा, बहन जी के साथ इमर्ज करेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। और जो बीजेपी के लिए जो एक तरह से पॉजिटिव चीजें हो सकती हैं वो ये है कि भाई प्रशासनिक रूप से योगी जी कुछ सीटों पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं और अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ताकत उन्होंने मिल्कीपुर में बहुत ज्यादा ताकत झोंक दी है। मिल्कीपुर चूंकि फैजाबाद सीट का ही एक, फैजाबाद लोकसभा सीट का ही एक हिस्सा है और अवधेश प्रसाद जी मिल्कीपुर से विधायक थे, अब वो फैजाबाद से सांसद हो गए। तो मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद जी की सीट पर सपा को पराजित करने से वो एक बड़ी भारी जो है प्रतीकात्मक विजय हासिल करना चाहते हैं। उनको लगता है कि हमने जैसे फैजाबाद लोकसभा सीट जीत ली तो लगभग अयोध्या में फिर वो डेरा डालने लगे हैं। लेकिन अब इस बीच अयोध्या के तमाम इतनी चीजें, भ्रष्टाचार और लाइट का लगाना, और लाइट जितनी गिनाई गई उतनी लगी नहीं, और जमीन का मामला, इतनी चीजें उभर करके आई हैं कि उनके लिए संभालना मुश्किल हो रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो हम लोग देख रहे हैं निरंतर जो है हम सभी लोग और तमाम लोग लिखने पढ़ने में कह रहे थे कि कुछ नहीं बदला है और मोदी जी फिर सत्ता में हैं और बीजेपी उसी जो है वो धाक के साथ, उसी वर्चस्व के साथ शासन कर रही है। लेकिन हमने वक्फ बोर्ड के बिल में देखा, हमने अभी हाल फिलहाल लेटरल एंट्री के मामले में देखा, और कई मामलों में जिस तरह से सरकार कदम पीछे खींच रही है, उससे लग रहा है कि नहीं, ये एक गठबंधन की राजनीति का दौर शुरू हो चुका है। और जब गठबंधन की राजनीति का दौर शुरू होता है तब जो रोड रोलर है या बुलडोजर है मेजॉरिटी का या जो है मेजॉरिटेरिज्म का, वो नहीं चलता है। बहुसंख्यकवाद के बुलडोजर से ही बीजेपी ने और संघ ने जो लोकतांत्रिक राजनीति थी, जो गठबंधन की राजनीति थी, उसको सपाट किया था, उसको धराशायी किया था। लेकिन ये आप जान लीजिए कि 2024 से गठबंधन की राजनीति जो कि 2014 तक थी वो फिर से उभर करके आ गई है। अब जब गठबंधन की राजनीति शुरू होती है तब गठबंधन की राजनीति के दो आयाम होते हैं। एक आयाम जो क्षेत्रीय स्वायत्तता का आयाम है, दूसरा आयाम जो सामुदायिक स्वायत्तता का आयाम है। ये गठबंधन की राजनीति की संरचना का निर्माण करते हैं। क्षेत्रीय स्वायत्तता, तमाम राज्यों की स्वायत्तता अपने ढंग से उभरेगी और राज्य जो है वो कुछ भी हो, राज्य को लेकर के केंद्र चाहे वहां केंद्रीय बल भेजे, चाहे ईडी भेजे, चाहे सीबीआई भेजे, और एक मानसिकता बनी भी है कि ममता बनर्जी ज्यादा सिर उठा रही है तो उन्हें कुचल दो, अगर जो है उद्धव ठाकरे ज्यादा सिर उठा रहे हैं तो उन्हें कुचल दो, ये सारी चीजें, या सिद्धरमैया को कुचल दो। लेकिन इसके बावजूद वो फाइट कर रहे हैं। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट जो गठबंधन की राजनीति के दौर का है वो जातियों को के अपनी स्वायत्तता का है, जातियों और समुदायों की स्वायत्तता का। और वो जातियों और समुदायों की स्वायत्तता के की जो झांकियां हैं, जो झलकियां हैं, वो उत्तर प्रदेश में भांति भांति के तरीके से दिखाई पड़ रही। अभी सुनील जी ने उसका जिक्र किया कि आरएलडी जो है वो 3 सीटें मांग रही है वेस्टर्न यूपी में, इसी तरह से जो है निषाद पार्टी सीटें मांग रही है, इसी तरह से अपना दल सीटें मांग रहा है। तो फिर जो है वो बीजेपी कह रही हम 3 सीटें ज्यादा से ज्यादा सहयोगी दलों को दे सकते हैं।
तो सहयोगी दल अपने कास्ट इक्वेशन के आधार पर अपनी सीटों की डिमांड करेंगे, अपनी पॉलिटिक्स को एक्सपैंड करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि बीजेपी जो है जिस तरह से राजनीति जो है वो मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस की जो पॉलिटिक्स है वो जाति जनगणना की ओर जा रही है। इंडिया अलायंस की पॉलिटिक्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के प्रोटेक्शन के बहाने रिजर्वेशन को प्रोटेक्शन देने की ओर जा रही है। तो अब बीजेपी के लिए उतना सरलीकृत राजनीति करना आसान नहीं हो गया है और वो एक तरह से राजनीति एक जटिल जातीय संरचना, जटिल सामाजिक संरचना और भारत की जो जटिल एक तरह से कहना चाहिए कि जो एक संघीय संरचना उधर प्रवेश कर रही है। और स्वयं जब योगी जी घिरे हुए हैं अपने सहयोगियों से, तो किस बिना पर वो जो है वो अपने आप को उपचुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं। सारे लोग यही निशाना लगाए हुए हैं कि उपचुनाव में अगर बीजेपी की परफॉर्मेंस और घटती है और कमजोर होती है, 3 सीटें थी इनके पास, अगर वो और कमजोर होती है तो फिर इनको लपक लिया जाए, ये पके हुए फल है और उस तरह से इनको जो है कर लिया जाए। अब वो देखिए जो खींचतान है बीजेपी के अंदर की वो क्या परिणाम देती है, क्योंकि कोई हथियार नहीं डाला है केशव प्रसाद मौर्य ने, ब्रजेश पाठक ने भी कोई हथियार नहीं डाला है और जो अमित शाह जी भी कोई शांत नहीं हुए हैं। तो ये खींचतान चलेगी कई तरह से। बीजेपी जो है वो भीतर से और बाहर से भी, इंटरनली और एक्सटर्नली, एक तरह से जो दूसरों के लिए जो है चक्रव्यूह बनाता है वो खुद भी चक्रव्यूह में फंसता है। जो मतलब जो है वो कहते हैं कि जो तो को कांटा बुएता है बुए तू फूल होता है, फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। तो वो त्रिशूल जो है खुद ही बीजेपी को चुभने लगा है। अब वो देखिए जो है वो एक रोचक चुनावी परिदृश्य बन रहा है। जी।